वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया में शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे एक तरफ दुनिया अपने जख्मों से उभर रही थी, वैसे दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक भयंकर जंग शुरू हो गई। इस जंग के बीच अमेरिकन नेवी के कुछ फाइटर पायलट्स को भेजा गया अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। यहीं पर एक नेवी पायलट जेसी ब्राउन एक ऐसी जंग देखता है जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। फिल्म का नाम है डिवोशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी शुरू होती है सन 1950 में। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया ने थोड़ी सी सांस ली थी, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में जंग के बादल मंडराने लगते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। यूएस नेवी एयरफोर्स धीरे धीरे दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन रही थी। इसी दौरान हम पहुंचते हैं रोड आइलैंड के क्वींसटाउन एयरबेस पर। यहाँ एक पायलट लेफ्टिनेंट टॉम हार्डनर बेस पर रिपोर्ट करता है। ये उसका पहला दिन है इस एयरबेस पर। यही टॉम की मुलाकात होती है इस स्क्वाड्रन के एक और पायलट से, जिसका नाम है जेसी ब्राउन। ब्राउन को टॉम पहली नजर में थोड़ा गुस्से वाला और अजीब लगता है, लेकिन टॉम को नहीं पता था कि इस गुस्से के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है। कमांडर सारे पायलट्स को ऑर्डर देता है कि नए पायलट के साथ एक टेस्ट फ्लाइट ली जाए। इस टेस्ट फ्लाइट में टॉम के साथ कॉकपिट शेयर करता है जेसी ब्राउन। टॉम उड़ाने वाला होता है उस वक्त का मशहूर एयरक्राफ्ट बियरकैट F-8F। ब्राउन थोड़ा शो ऑफ करते हुए प्लेन को उड़ाता है, लेकिन टॉम भी किसी से कम नहीं होता। वो ब्राउन के हर स्टंट का जवाब उतने ही स्किल के साथ देता है। आखिरकार दोनों समुद्र के ऊपर से घूमकर सेफली बेस पर लैंड कर जाते हैं। टॉम ब्राउन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन ब्राउन उससे दूर ही रहता है। टॉम बाकी स्क्वाड्रन मेंबर्स के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाता है। दूसरी तरफ जेसी ब्राउन एक फैमिली मैन है। उसकी वाइफ का नाम है डेजी और फैमिली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन ब्राउन के घर का माहौल हमेशा टेंशन से भरा रहता है। वजह है अमेरिका में उस वक्त का रेसिज्म। ब्राउन एक अफ्रीकन अमेरिकन नेवी पायलट है और उस दौर में ब्लैक ऑफिसर्स को सिर्फ नफरत की नजर से देखा जाता था। ब्राउन इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसी वजह से वो हमेशा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। उसे लगता है कि अगर एक भी गलती हुई तो लोग उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगेंगे। एक दिन ब्राउन की गाड़ी रोड पर खराब हो जाती है। इत्तेफाक से वहीं से टॉम गुजरता है। टॉम बिना सोचे समझे ब्राउन को लिफ्ट देता है और उसके घर तक छोड़ आता है। घर पहुंचने पर डेजी टॉम को ठंडे मन से रिसीव करती है। टॉम बिना बुरा माने शांति से वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ब्राउन अभी भी श्योर नहीं होता कि टॉम भी बाकी लोगों जैसा ही है या कुछ अलग। कुछ दिन बाद स्क्वाड्रन को इंट्रोड्यूस किया जाता है यूएस नेवी के एक नए और आधुनिक एयरक्राफ्ट से, कॉर्सेयर F-4U। इस एयरक्राफ्ट को नेवी इसीलिए लेती है क्योंकि इंटरनेशनल टेंशन बढ़ने लगी थी। रोड आइलैंड के समुद्र में एक नेवी यूनिफॉर्म मिलना अमेरिका को शॉक कर देता है। सबको लगता है रशिया किसी बड़ी चाल की तैयारी में है, इसीलिए नेवी पायलट्स को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। कॉर्सेयर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ये बहुत लंबा है और कॉकपिट से रनवे दिखना मुश्किल होता है। पायलट्स को बताया जाता है कि अब उन्हें मिशंस के लिए USS लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना होगा। सिर्फ 270 मीटर के रनवे पर फाइटर जेट लैंड करना किसी मौत के खेल से कम नहीं होता। पायलट्स को पूरी तरह लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। सबसे पहले टॉम परफेक्ट कैरियर लैंडिंग करता है। अब ब्राउन की बारी होती है। टेंशन और डर के कारण ब्राउन पहली बार सिग्नल्स फॉलो नहीं करता। उसके मन में डर होता है कहीं गलत सिग्नल देकर कोई उसे क्रैश न करवा दे। नतीजा प्लेन अनस्टेबल हो जाता है और ब्राउन लैंडिंग नहीं कर पाता। दूसरी कोशिश में ब्राउन अपने डर पर काबू पाता है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इस बार वो लैंडिंग कर लेता है। कैप्टन सब पायलट्स के परफॉर्मेंस का रिव्यू करता है। टॉम बेस्ट लैंडिंग, ब्राउन वर्स्ट लैंडिंग लेकिन पास। कैप्टन टॉम की प्रशंसा करता है और ब्राउन को वार्निंग मिलती है, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो उसे घर भेज दिया जा सकता है। टॉम फिर
फिर भी ब्राउन का साथ देता है। इसी दौरान ब्राउन खुद टॉम को अपने घर इनवाइट करता है। डेजी टॉम से कहती है कि स्क्वाड्रन में सिर्फ टॉम और कैरोल ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्राउन अपने घर लाया है। डेजी टॉम से वादा लेती है, चाहे कुछ भी हो टॉम हमेशा ब्राउन के साथ रहेगा, और टॉम बिना सोचे हाँ कह देता है। अगले दिन सबको यूएसएस लेट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। ब्राउन डेजी से अलविदा लेता है। यूएसएस लेट पर फ्लाइट 32 स्क्वाड्रन का नया सफर शुरू होता है। अगले दिन फ्लाइट 32 स्क्वाड्रन के साथ वो हो जाता है जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। स्क्वाड्रन के एक पायलट कैरल लैंडिंग के वक्त प्लेन की हाइट का गलत अंदाजा लगा लेता है। एक छोटी सी गलती और उसका प्लेन सीधा समंदर में जा गिरता है और कैरोल की मौत हो जाती है। सब चौंक जाता है। सबसे ज्यादा शौक में होता है जेसी ब्राउन। कैरोल ब्राउन के काफी करीब था। ये बात डेजी पहले ही टॉम को बता चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद कैप्टन कैविल सभी पायलट्स को डेक पर बुलाता है और उन्हें शांत रहने के लिए एक स्पीच देता है। ब्राउन कैप्टन के कहने पर कैरोल के परिवार के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन जब ब्राउन नीचे जाकर कैरोल के लिए पर्सनल लेटर लिखने बैठता है तब टॉम और ब्राउन के बीच एक बहस हो जाती है। ब्राउन कहता है कि टॉम जानता था कि कैरोल लैंडिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर पाता, फिर भी टॉम ने उसे गाइड क्यों नहीं किया। अगर टॉम ने पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज कैरोल जिंदा होता। उसी रात जहाज के अपर डेक पर ब्राउन टॉम को अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताता है। ब्राउन कहता है नेवी पायलट बनने के लिए उसे 10 बार टेस्ट देना पड़ा, जो दूसरों को सिर्फ एक ही बार देना होता था। उन लोगों को यकीन ही नहीं था कि एक काला आदमी ये क्लियर कर सकता है। उसे जानबूझकर फेल करने की बहुत कोशिश की गई। टॉम बिना कुछ बोले बस सुनता रहता है। कुछ दिन बाद स्क्वाड्रन के लिए एक अच्छी खबर आती है। यूएसएस लेट को सप्लाई लेने के लिए फ्रांस के कांस पोर्ट पर डॉक करना होता है। मतलब एक पूरा दिन छुट्टी। महीनों के टेंशन के बाद ये मौका सबके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। सुबह सब लोग शहर घूमने निकलते हैं। शाम के वक्त समंदर के किनारे घूमते हुए उनकी मुलाकात होती है हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर से। एलिजाबेथ टेलर से मिलकर फ्लाइट 32 का पूरा ग्रुप शॉक रह जाता है जब वो उन्हें फ्रांस के एक मशहूर कैसीनो में इनवाइट करती है। शुरू में सबको यकीन नहीं होता, लेकिन जब इनविटेशन कार्ड दिखाया जाता है तो एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। रात को सब लोग तैयार होकर कैसीनो पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही ब्राउन अंदर जाने लगता है गार्ड्स उसे रोक देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो काला है। ब्राउन फ्रेंच में बात करता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर गार्ड्स उसे एंट्री दे देते हैं। अंदर जाकर एलिजाबेथ टेलर खुद उनका वेलकम करती है। टॉम अपनी कैसीनो लक से एलिजाबेथ टेलर को भी इम्प्रेस कर देता है। बाद में टॉम और ब्राउन बाहर जाकर ड्रिंक लेते हैं। टॉम एक छोटा सा मैजिक ट्रिक दिखाता है और फ्रेंच लड़कियों को इम्प्रेस करता है। तभी एक रेसिस्ट आदमी ब्राउन को इंसल्ट करता है। इस बार टॉम पीछे नहीं रहता, वो उस आदमी का सामना करता है। बात बढ़ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस आ जाती है, लड़कियां भाग जाती है। ब्राउन मुश्किल से सबको वहां से निकालता है। ब्राउन टॉम से कहता है इसकी जरूरत नहीं थी, मैं ये सब सारी जिंदगी झेलते आया हूँ। अगली सुबह कैप्टन सबको बुलाता है। एक खबर आती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भयंकर जंग छिड़ चुकी है और नेटो मेंबर्स होने के नाते अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फ्लाइट 32 स्क्वाड्रन को मिशन मिलता है। येलो रिवर पर बने 2 ब्रिज को तबाह करना है। दुश्मन इन ब्रिज के जरिए सोल्जर्स और सप्लाईज मूव कर रहा था, लेकिन कैप्टन वार्निंग देता है चाइनीज बॉर्डर के पास कोई भी गलती वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा सकती है। अगले दिन मिशन लीड करता है टॉम। कमांड मिलते ही सब पायलट्स बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। नीचे से आर्टिलरी फायर होता है। तभी अचानक चाइनीज मिग 15 जेट एयरक्राफ्ट हमला कर देता है। टॉम और ब्राउन को उसे एंगेज करने का ऑर्डर मिलता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार वो मिग 15 को तबाह कर देते हैं। अब ब्रिज को उड़ाने का वक्त आता है। एक ब्रिज नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी खड़ा होता है। अगर दोबारा हमला किया तो दुश्मन भारी पड़ सकता है और बचने का चांस भी शायद ना मिले। टॉम वापस चलने का ऑर्डर देता है, लेकिन ब्राउन अकेला आगे बढ़ता है। नदी के बिल्कुल ऊपर से उड़ता हुआ गोलियों के बीच ब्राउन दूसरा ब्रिज भी उड़ा देता है। मिशन सक्सेसफुल होता है।
मिशन के बाद कैप्टन टॉम को उसकी लीडरशिप के लिए प्रशंसा करता है। टॉम मिशन रिपोर्ट फाइल करता है, लेकिन ब्राउन को पता चलता है टॉम ने रिपोर्ट में ब्राउन के एक्शन को नेवी प्रोटोकॉल वायोलेशन लिख दिया है। ब्राउन अंदर से टूट जाता है। रात को जब टॉम केबिन में आता है, ब्राउन उसे इस बारे में पूछता है। टॉम कहता है, मैं रूल्स के खिलाफ कुछ छुपा नहीं सकता। ब्राउन कहता है, इस एक लाइन की वजह से मेरी पूरी करियर खत्म हो सकती है। टॉम शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगता है, लेकिन ब्राउन उस कंडीशन में नहीं होता कि सॉरी एक्सेप्ट कर सके। टॉम बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक टेस्टिमोनियल लिखने का प्लान बनाता है, जिसमें यह लिखा जाए कि ब्राउन का डिसीजन सिचुएशन के हिसाब से सही था। जब टॉम ये बात ब्राउन को बताता है तो ब्राउन उस पर भरोसा नहीं करता। वो टॉम से कहता है, मुझे दया नहीं चाहिए। टॉम खुद को दोषी महसूस करता है। अगली सुबह टॉम और ब्राउन एक हेलीकॉप्टर पायलट से मिलते हैं, जो टॉम का पुराना स्कूल फ्रेंड होता है। वो हैगारो बेस से अमेरिकन सोल्जर्स को रेस्क्यू करने का काम कर रहा होता है। ब्रीफिंग में बताया जाता है हैगारो बेस पर अमेरिकन ट्रूप्स चाइनीज और कोरियन आर्मी के बीच पूरी तरह घिर चुके हैं। फ्लाइट 32 का मिशन होता है उन सोल्जर्स को एयर कवर देना। ये मिशन अब तक का सबसे खतरनाक होने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि हैगारो बेस पर अमेरिकन सोल्जर्स हर तरफ से हमले का सामना कर रहे होते हैं। सब ऊपर देखकर दुआ कर रहे होते हैं, काश कोई फरिश्ता आ जाए। और तब आसमान से फ्लाइट 32 के जेट्स दिखाई देते हैं, जैसे सच में फरिश्ते उतर आए हो। ऊपर से अमेरिकन प्लेन्स का हमला इतना जबरदस्त होता है कि चाइनीज आर्मी पूरी तरह पीछे हट जाती है। नीचे फंसे हुए अमेरिकन सोल्जर्स भी अब पूरी ताकत के साथ हमला कर देते हैं। इसी बीच जमीन से चल रही फायरिंग के दौरान सारी प्लेन्स वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन ब्राउन के प्लेन को एक गोली लग जाती है। ब्राउन तुरंत देखता है कि गोली लगने की वजह से फ्यूल टैंक लीक हो रहा है। वो कमांड बेस को इन्फॉर्म करता है और टॉम उसे ऊपर से एस्कॉर्ट करता रहता है। इमरजेंसी लैंडिंग के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। कमांड बेस के कहने पर ब्राउन अपने प्लेन के सारे रॉकेट्स और फ्यूल टैंक्स एक एक करके गिरा देता है, ताकि लैंडिंग के टाइम आग लगने का रिस्क ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नॉर्थ कोरिया के एक पहाड़ी इलाके के ऊपर है। यहाँ लैंडिंग करना नामुमकिन है। ब्राउन एक जगह देखकर लैंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर वो दुश्मन के हाथों पकड़ा गया तो जिंदा वापस आना मुश्किल है। ऊपर से टॉम लगातार गाइड करता रहता है, डोंट वरी ब्राउन, जब तक मैं हूँ कवर मिलेगा। सुबह ब्राउन लैंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल खोने की वजह से प्लेन जमीन पर आते ही आग पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ब्राउन कॉकपिट के अंदर फंसा हुआ है और आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। ये सब देखकर टॉम के लिए वहां से वापस जाना नामुमकिन हो जाता है। रूल्स और ऑर्डर्स उस वक्त उसके लिए कोई मतलब नहीं रखते। कैप्टन केविल उसे मना करता है, लेकिन टॉम अपना प्लेन नीचे उतारने का फैसला करता है। वो अपने प्लेन को बर्फ पर उतार देता है। प्लेन बुरी तरह डैमेज होता है, लेकिन टॉम जिंदा रहता है और बिना वक्त गवाए ब्राउन की तरफ भागता है। टॉम बर्फ से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता। बेस को जैसे ही पता चलता है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन उस वक्त रात हो चुकी होती है। ब्राउन काफी खून खो चुका होता है और ठंड उसे कमजोर कर रही होती है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचता है, लेकिन एक वार्निंग के साथ, उनके पास सिर्फ 10 मिनट है, वरना चाइनीज आर्मी हमला कर देंगे। टॉम प्लेन तोड़ने लगता है, लेकिन ब्राउन जानता है अब वक्त खत्म हो रहा है। वो टॉम से कहता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा और डेजी के लिए अपना प्यार पहुंचाने को टॉम से कहता है। टॉम रोकर कहता है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं होती। आखिरकार ब्राउन अपनी आखिरी सांस कॉकपिट के अंदर ही लेता है। मजबूरन टॉम हेलीकॉप्टर में बैठता है। जाते वक्त वो ब्राउन से कहता है, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। करियर पर लौटने के बाद कमांड आता है कि ब्राउन का शरीर वापस लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि चाइनीज आर्मी क्रैश साइट के बहुत करीब आ चुकी है। नेवी प्रोटोकॉल के मुताबिक दुश्मन को पेन हाथ लगने से पहले दोनों प्लेन्स को नष्ट करना जरूरी होता है। कैप्टन केविल ये मिशन टॉम को देता है और कहता है, ये ब्राउन के लिए तुम्हारा फेयरवेल फ्लाइट होगा। टॉम के लिए ये मिशन सबसे
सबसे मुश्किल होता है, लेकिन ड्यूटी से भागना मुमकिन नहीं होता। 15 मिनट बाद टॉम फ्लाइट के लिए रेडी होता है। आसमान में जाकर वो अपने दोस्त को आखिरी सल्यूट देता है। अगली सुबह यूएसएस लेट पर ब्राउन के नाम का अनाउंसमेंट होता है और उसे एक वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। 7 महीने बाद कोरिया की जंग के बाद सभी शहीद सोल्जर्स के परिवार को प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में बुलाया जाता है। वहां टॉम को मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। सेरेमनी के बाद टॉम बाहर बेंच पर बैठी डेजी से मिलता है। वो फिर से ब्राउन को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। डेजी बस इतना कहती है, तुमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और सच में टॉम ने ब्राउन का साथ आखिरी सांस तक दिया। आगे हम देखते हैं कि डेजी अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है और उनके ऊपर से एक यूएस नेवी प्लेन गुजरता है। वो प्लेन हमें याद दिलाता है ब्राउन की कहानी, एक ऐसा पायलट जो अंत तक लड़ा और एक हीरो की तरह शहीद हो गया। और इसी जज्बात के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अब सवाल आपके लिए, क्या सच्ची दोस्ती का मतलब होता है रूल्स तोड़कर किसी अपने के लिए खड़े हो जाना, या फिर ड्यूटी सबसे ऊपर होती है? आप कौन सा रास्ता चुनते? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।